अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 18 का। एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 18.7 इसका टॉपिक नंबर बनता है बुक के अकॉर्डिंग। और इस लॉन्ग क्वेश्चन की जो पॉसिबल स्टेटमेंट बन सकती है वो मैंने लिखी है कि स्टेट एंड डिस्क्राइब कॉम्पटन इफेक्ट एंड आल्सो ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट। ये पॉसिबल इसकी स्टेटमेंट एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकती है। चैप्टर नंबर 18 के लॉन्ग क्वेश्चन के एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला जो इफेक्ट है ये एच कॉम्पटन ने दिया था। ये जो इफेक्ट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं ये वाला इफेक्ट एच कॉम्पटन ने 1923 में दिया था। यानी ये इफेक्ट उसने दिया 1923 में था और इस इफेक्ट की बेस पे 1927 में इसको नोबेल प्राइज मिला। यानी इसने अपना इफेक्ट 1923 में दिया था और इसको 1927 में नोबेल प्राइज मिला। इस इफेक्ट में जो कॉम्पटन है, कॉम्पटन को जो नोबेल प्राइज मिला वो इस बेस पे मिला था कि इसने वेरिफिकेशन की थी ऑफ आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी, ये बस कुछ बातें आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में याद रखनी है कि एच कॉम्पटन को नोबेल प्राइज मिला है ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी। ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी को इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि इस कॉम्पटन ने अपने इफेक्ट में ये प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ना, और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से इसने एक्स रेज को यूज किया। इसने प्रूव किया कि एक्स रेज के जो फोटॉन्स हैं दे हैव पार्टिकल नेचर। इसने प्रूव किया कि एक्स रेज के जो फोटोन हैं उनकी पार्टिकल नेचर है। तो एच कॉम्पटन ने अपने इफेक्ट में जो रेज यूज की थी वो बेसिकली एक्स रेज थी। और अगर आप केमिस्ट्री आता है ना कि इन कॉम्पटन इफेक्ट लाइट की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कौन सी नेचर है ना, तो अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन इफेक्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी कौन सी नेचर है, पार्टिकल नेचर है। इसने अपना एक्सपेरिमेंट क्या किया, इसका एक्सपेरिमेंट क्या था उसके अब डिटेल में ग्रेजुअली चलते हैं। इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट मैंने आपके लिए डायग्राम थोड़ी सी ड्रॉ की है। इसकी जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पॉसिबल बन सकती है, इस डायग्राम को जल्दी से देख लेते हैं। ये बेसिकली जो मैंने एक ट्यूब रफ से स्केच की है ना, ये ट्यूब एक्चुअली एक्सरे ट्यूब है। ये आपका एक एक्सरे ट्यूब है। ये मैंने छोटा सा शो किया है। टी स्टैंड फॉर टारगेट। सिंपल सा एक्सरे ट्यूब का बनाया हुआ ये टारगेट है और इस टारगेट से के ऊपर कैथोड से इलेक्ट्रॉन जाकर हिट कर रहे हैं। इसकी डिटेल तो हम एक्सरे वाले टॉपिक में ही पढ़ेंगे कि एक्सरे की प्रोडक्शन कैसे होती है। वैसे इन शॉर्ट शो करने की कोशिश की है कि यहाँ पर आपका एक टारगेट है जो कि एक हैवी एलिमेंट होता है जिसमें टंगस्टन है, और कैथोड से जाकर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे टारगेट के ऊपर तो इस टारगेट से एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी। इन इलेक्ट्रॉन जब टारगेट के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेंगे इस ग्लास ट्यूब में तो यहाँ से एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही है। तो ये उसने ब्लॉक डायग्राम बनाई है। ब्लॉक डायग्राम मतलब जिससे क्वेश्चन का थोड़ा सेंस क्लियर हो जाए। तो इस ट्यूब के बारे में अब ये याद रख सकते हैं, ये एक्सरे ट्यूब है। यहाँ इलेक्ट्रॉन जाकर टारगेट जो कि हैवी एलिमेंट के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं और यहाँ से एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही है। ये जो रस्ते में उसने ये दो ब्लॉक से शो किए हुए ये एक्चुअली स्लिट है। ये उसने यहाँ पर एक स्लिट लगा दी है और ये एक्स रेज यहाँ से मूव करती हुई जा रही है। इन एक्स रेज के रस्ते में यहाँ पर उन्होंने एक कार्बन टारगेट रख दी है। यहाँ पर उन्होंने कार्बन टारगेट प्लेस किए। कार्बन यहाँ पर किस फॉर्म में थी, यहाँ पर जो कार्बन उन्होंने प्लेस किए दिस कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। तो आप इन शॉर्ट कार्बन टारगेट कहने की बजाय ग्रेफाइट टारगेट भी कह सकते हैं। तो जब जाकर एक्सरे के फोटोन ने कार्बन टारगेट के इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक किया तो यहाँ पर इनके दरम्यान में कुलियन हुआ। तो इस कुलियन से आपको जनरली से नजर आ रहा है कि यहाँ पर वेवलेंथ कम है, लेकिन जब एक्सरे स्कैटर हुई है तो उनकी वेवलेंथ में क्या आ रही है, इंक्रीज आ रही है। इस टॉपिक में हम लोगों ने ये चीजें स्टडी करनी है। तो इसको शुरू करते हैं पढ़ना। ये जो आपका रेज आ रही है ना,
दीज आर कॉल्ड इंसिडेंट एक्सरेज। ये जो एक्सरेज आपका सारी हैं इंसिडेंट एक्सरेज हैं। अगर मैं इनकी एनर्जी लिखूं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स E इक्वल टू एच एफ होती है, और एफ को हम लिख सकते हैं एच सी बाय कौन सा, एफ को हम सी बाय लेमडा लिख सकते हैं, एच सी बाय लेमडा हो जाएगा। अब ये जो इंसिडेंट एक्सरेज हैं उनकी वेवलेंथ को हम लेमडा अज्यूम कर लेते हैं, यानी इंसिडेंट एक्सरेज की वेवलेंथ जो है वो लेमडा है। अब जब एक्सरेज ने जाकर कार्बन टारगेट के ऊपर स्ट्राइक किया तो एक्सरेज के फोटोन ने इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन किया, यानी यहाँ पर जो कोलिजन हो रहा है वो बेसिकली किसके दरम्यान में कोलिजन हो रहा है जो फोटोन, जो एक्सरेज के फोटोन आ रहे हैं उनका कार्बन टारगेट के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हो रहा है। और वो ये कॉम्पटन समझाना चाह रहा है कि जो फोटोन ने कार्बन टारगेट के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाकर स्ट्राइक किया ना, यूं समझ लें कार्बन टारगेट का इलेक्ट्रॉन है, तो इस फोटोन का इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो कोलिजन हुआ है ये बेसिकली एक पार्टिकल पार्टिकल कोलिजन हुआ है। ये ऐसे कोलिजन हुआ है, पार्टिकल पार्टिकल कोलिजन हुआ है, जिस तरह 2 बिलियन बॉल्स आपस में कोलाइड करती हैं, ऐसे कोलिजन हुआ है। फोटोन ने जब जाकर इलेक्ट्रॉन के ऊपर हिट किया है तो ये पार्टिकल पार्टिकल कोलिजन हुआ है, या वैसे ही कोलिजन हुआ है जिस तरह 2 बिलियन बॉल्स आपस में कोलाइड करती हैं। तो जब इस एक्सरे फोटोन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाकर हिट किया है, तभी मैं आपको बता रहा था एनर्जी का फॉर्मूला E इक्वल टू एच सी बाय लेमडा होता है। आप लोगों ने याद ही रखना ये पार्टिकल पार्टिकल कोलिजन में इस फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं की, बल्कि इस फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन को पार्शियल एनर्जी ट्रांसफर की है। ये बात आप लोगों ने याद भी रखनी है कि कॉम्पटन इफेक्ट में फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं की बल्कि पार्शियल एनर्जी ट्रांसफर की है, यानी अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इसने ट्रांसफर किया है। अब जब फोटोन ने इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन किया तो जो एनर्जी ट्रांसफर हुई वो मैंने आपको बता दिया, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुई बल्कि पार्शियल ट्रांसफर हुई है। अब जब फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी ट्रांसफर तो की तो है ना, जिससे फोटोन जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी पहले से कम होगी। जब एनर्जी क्यों कम हुई है, उसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किए तो एनर्जी कम हो जाने से उसकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज कर गई। जैसे एनर्जी डिक्रीज हुई उसकी तो वेवलेंथ विल इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंसिडेंट एक्सरे सी अगर इनकी वेवलेंथ लैम्डा है तो इस तरफ जो है वो कौन सी वेवलेंथ है, फिर स्कैटर्ड एक्सरेज हुई है। ये इंसिडेंट एक्सरेज है और ये कौन सी स्कैटर्ड एक्सरेज। और हमें पता है जब इस फोटोन ने इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया है तो कोलिजन से एनर्जी ट्रांसफर हुई है, जिससे फोटोन की एनर्जी कम हो जाने से इसकी वेवलेंथ इंक्रीज कर गई है। तो हम कह सकते हैं स्कैटर्ड एक्सरेज की वेवलेंथ इंसिडेंट एक्सरेज की वेवलेंथ से ज्यादा होगी। यानी इस इफेक्ट में हम ये स्टडी कर रहे हैं कि स्कैटर्ड एक्सरेज की वेवलेंथ इंसिडेंट एक्सरेज की वेवलेंथ से ज्यादा होगी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम नाम दे रहे होते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट का नाम दे रहे होते हैं। तो हम इसको वेवलेंथ की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ बच्चों सब जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी फिर ज्यादा होगी, यानी जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो हम इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट एक्सरेज हैं उनकी वेवलेंथ कम है ना, इंसिडेंट एक्सरेज की वेवलेंथ कम है तो इंसिडेंट एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी फिर ज्यादा होगी देन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन सी एक्सरेज, स्कैटर्ड एक्सरेज। तो दोनों तरह से हम कॉम्पटन इफेक्ट की स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट अब यहां से इसकी बना सकते हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट आप बनाना चाहें वेवलेंथ की फॉर्म में, कॉम्पटन इफेक्ट की या फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में यहां से बन सकती है। तो हम कह सकते हैं जब आपके पास इंसिडेंट एक्सरेज ने आपका इंसिडेंट एक्सरेज ने आकर ग्रेफाइट टारगेट के ऊपर स्ट्राइक किया है तो एक्सरेज के जो फोटोन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन के साथ जो इंटरेक्शन किया है वो पार्टिकल पार्टिकल कोलिजन था, ऐसे कोलिजन था जिस तरह 2 बिलियन बॉल आपस में कोलाइड करती हैं। इस कोलिजन के दौरान इस डायग्राम में समझाया है इस फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं की बल्कि पार्शियल ट्रांसफर की है, जिससे इंसिडेंट फोटोन जो आ रहे थे उनकी एनर्जी डिक्रीज की है।
तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि जो वेवलेंथ है स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन की ज्यादा होगी देन किससे, इंसिडेंट से। इसी तरह हम कह रहे हैं कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी बनेगी उसका वेवलेंथ साथ इनवर्स रिलेशन है ना, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की ज्यादा होगी देन किससे, स्कैटर्ड से। तो यही कॉम्पटन इफेक्ट का फंडामेंटल कंसेप्ट भी है कि जब एक्सरे फोटोन जाकर कार्बन टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो इनकी इंक्रीज इन जो वेवलेंथ आता है, इंक्रीज इन जो वेवलेंथ आता है, या अगर आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बात करेंगे तो डिक्रीज इन क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। तो बोर्ड में ध्यान से पढ़ लेना एमसीक्यू में कि कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो एक्चुअली इंक्रीज इन क्या है, वेवलेंथ है, और डिक्रीज इन क्या है, फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ में तो यहाँ पर इंक्रीज आता है क्योंकि स्कैटर्ड एक्सरेज की वेवलेंथ इंसिडेंट एक्सरेज से ज्यादा होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आता है। अक्सर बच्चे एमसीक्यू में इसको रॉन्ग कर देते हैं क्योंकि मोस्ट कॉमन जो स्टेटमेंट लिखी जाती है वो वेवलेंथ के हिसाब से है, लेकिन उसमें हम इंक्रीज इन वेवलेंथ बोलते हैं। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर इंक्रीज नहीं आएगा, बल्कि कॉम्पटन इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज में जो है वो डिक्रीज आ रहा होगा ये यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने डिटेक्टर लगाया हुआ है, जिस डिटेक्टर की मदद से हमें आइडिया हुआ है कि एक्स रेज की जो वेवलेंथ है उसमें कितनी इंक्रीज आ रही है। ठीक होगी बात, हमें समझ आ गया है कि कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली इंक्रीज इन वेवलेंथ और डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज है, जब वो एक्स रेज जाकर किसी स्टैटिक इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन हम जिस मटेरियल के ले रहे हैं वो ग्रेफाइट या कार्बन है, उसके ऊपर जाकर स्ट्राइक करते हैं। अभी कोई यहाँ पर हम टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं विच इज कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ। के कॉम्पटन वेवलेंथ क्या चीज है? कॉम्पटन वेवलेंथ को हम डेल्टा लैम्डा से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल टू होती है जो स्कैटर्ड एक्सरेज की वेवलेंथ है उसमें से इंसिडेंट एक्सरेज की वेवलेंथ को माइनस कर दें। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्या चीज है, कॉम्पटन वेवलेंथ, द डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज एंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज। अगर हम डिफरेंस ले लेते हैं वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज का एंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज, दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन वेवलेंथ को कुछ लोग जो है वो यूं भी बोल रहे होते हैं कि ये डेल्टा लैम्डा जो है ये चेंज इन वेवलेंथ तो है ही है लेकिन चेंज जो वर्ड होता है वो दो मीनिंग में यूज होता है ना। चेंज का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो चेंज इन वेवलेंथ आ रही है, दिस चेंज इन वेवलेंथ इज एक्चुअली द इंक्रीज इन वेवलेंथ। ये वेवलेंथ में इंक्रीज आ रही है। तो कॉम्पटन वेवलेंथ हमें समझ आ गया कि कॉम्पटन इफेक्ट के दौरान जितनी वेवलेंथ चेंज हो रही है या जितनी वेवलेंथ में इंक्रीज आ रही है उसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ का नाम देते हैं। और ये इसका फार्मूला जो बनता है लैम्डा स्कैटर्ड माइनस लैम्डा इंसिडेंट होता है। इन दोनों को हम आपस में माइनस कर दें तो हमारे पास जो वेवलेंथ में चेंज, या जिसे मैं इंक्रीज इन वेवलेंथ बोल रहा हूँ, वो इंक्रीज इन वेवलेंथ हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक होगी बात। अब बच्चों हम इस ये जो कॉम्पटन शिफ्ट है इसके फार्मूला की कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। यानी हम लोगों ने इसका जो ए एच कॉम्पटन ने अपने इफेक्ट में जो फार्मूला बनाया था सॉरी ये खांसी का प्रॉब्लम है। इसने अपने इफेक्ट में जो इंक्रीज इन वेवलेंथ का जो फार्मूला बनाया था डेल्टा लैम्डा का, जिसे हम कॉम्पटन शिफ्ट अब नाम दे चुके हैं, इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। इसकी डेरिवेशन में हम लोगों ने टू लॉज यहाँ पर अप्लाई करने हैं। इसकी डेरिवेशन में एक तो हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी इसकी फार्मूला की डेरिवेशन में दो लॉ अप्लाई होंगे। एक तो बच्चों हम लोगों ने अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आर, और दूसरा हम लोगों ने जो अप्लाई करना है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। मोमेंटम आप सब जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, और एनर्जी जो है वो स्केलर है। तो स्केलर और वेक्टर का यहाँ यूज होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम लोगों ने ये आर्टिकल का जब फार्मूला ड्राइव करना है उसमें दो लॉ यूज होंगे। एक तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, और सेकेंडली हम जो लॉ यूज करेंगे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके लिए मैंने एक छोटी सी डायग्राम भी आप लोगों के लिए बनाई है, इसको भी जरा देख लें। अब हम इस डायग्राम के जरिए इस पे अप्लाई करेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए बच्चों आप लोगों ने ये कहना है, ये मैंने एक्सेस मार्क कर दी, एक्स है, एक्स प्राइम है, ये अगर वाई है तो ये वाई प्राइम हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास जो मैंने शो किए हैं इंसिडेंट फोटॉन्स हैं, यानी ये जो फोटॉन्स आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड इंसिडेंट फोटॉन। ये जो बच्चों आपको फोटोन शो हो रहा है इंसिडेंट फोटोन है। इस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी देख लेते हैं कॉम्पटन इफेक्ट का फार्मूला यूज, सॉरी प्लैंक्स का फार्मूला यूज करके, E इक्वल टू HF होता है ना, यानी इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी उसको मैं F से डिनोट कर रहा हूँ, और इसकी जो एनर्जी है उसको मैं EFI लिख सकता हूँ। और ये एनर्जी भला किसकी बात हो रही है, दिस इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। और ये जो आपको डॉट सा शो हो रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है एट रेस्ट पे, यानी इस डायग्राम में ये जो चीज आपको नजर आ रही है ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन है जो किस स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट में है। अब जब ये वाला फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर स्ट्राइक करेगा तो भी बात हुई है कि इस फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं करनी, इलेक्ट्रॉन इनिशियली रेस्ट में था, जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में चेंज आ जाएगी ना। पहले इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, अब इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, मोशन में आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में चेंज आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन अब इस तरफ आ गया। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके मोमेंटम में चेंज आ रही हो उस इलेक्ट्रॉन के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में चेंज आ रही है इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था तो हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट की स्टेट में होगा तो इनिशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी ना, यानी जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था तो इसकी इनिशियल एनर्जी जो होगी दैट इज इक्वल टू m0c² होगी ना, जिसे हम रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं। ये रेस्ट में होने से इसकी एनर्जी जीरो नहीं होगी, बल्कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जब कोई पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसकी एक एनर्जी होती है विच इज कॉल्ड रेस्ट मास एनर्जी, और यहाँ पर m0 जो है वो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास है। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी बनेगी जब ये रेस्ट में होगा जिसे हम रेस्ट मास एनर्जी कहेंगे वो m0c² होगी। अब क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली है, इसका मोमेंटम चेंज हो चुका है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मोमेंटम चेंज होने की वजह से हम लोगों ने इसका नाम रख लिया है रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन। अब जब जो रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो इसकी इनिशियल एनर्जी m0c² थी जिसे हम रेस्ट मास एनर्जी बोलते हैं। अब क्योंकि ये मोशन में है तो इसकी एनर्जी को हम EF बोल देते हैं, ये एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इसकी जो एनर्जी बनेगी अब इसका फॉर्मूला mc² हो जाएगा। m0 आप जानते हैं रेस्ट मास है और m जो है वो रिलेटिविस्टिक मास है ना, here m इज रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास क्या होती है कि जब को पार्टिकल मोशन में होता है उसकी मास को रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं, और अगर आप पूरी एनर्जी को नाम देना चाहें तो दिस एनर्जी इज नेम्ड एज रिलेटिविस्टिक एनर्जी। जब रेस्ट में हो तो रेस्ट मास और रेस्ट मास एनर्जी, और जब वो पार्टिकल मोशन में हो तो उसकी मास को रिलेटिविस्टिक मास और उसकी एनर्जी को हम रेस्ट मास एनर्जी का नाम देते हैं। वापस आ जाते हैं, ये जो फार्मूला एनर्जी का आप लोगों ने HF वाला लिखा हुआ है ये तो फार्मूला फोटोन का है ना, और अभी हमारी बात हुई है कि एक्सरे फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को कुछ पार्शियल एनर्जी ट्रांसफर की है, कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं की, जिससे हुआ क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन इस फोटोन की सॉरी अपनी एनर्जी तो कम हुई है ना, तो इस फोटोन की जो फाइनल एनर्जी है जिसको मैं EF और आगे ब्रैकेट में फोटोन भी लिख सकता हूँ, इसकी जो फाइनल एनर्जी बनी है उसका हम HF प्राइम से डिनोट कर देते हैं। और ये मेरे ख्याल आप सब जानते हैं, अभी पहले पढ़ाया था कि F ग्रेटर होगा देन किस से, F प्राइम से। अगर आप फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट से लिखेंगे तो ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही होगी क्योंकि फोटोन ने अपनी एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन को दे दी है, एनर्जी भी डिक्रीज हुई है और फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हुई है। अगर मैं एनर्जी के हिसाब से भी लिखूं इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी देन किससे, स्कैटर्ड फोटोन से। तो इसमें फ्रीक्वेंसी में भी डिक्रीज आ रही है, एनर्जी में भी डिक्रीज आ रही है। और अगर इसकी वेवलेंथ को मैं लिखना चाहूँ तो वेवलेंथ इसकी लैम्डा प्राइम कर लेते हैं, इसकी वेवलेंथ को लैम्डा बोल देते हैं, लेकिन एक ही चीज जो है वो इंक्रीज हो रही है, फिर लैम्डा प्राइम की वैल्यू बच्चों ग्रेटर होगी देन किससे, लैम्डा से। तो सारी छोटे छोटे MCQ आपके लिए काफी सारे इकट्ठे हो गए कि इस कोलिजन के दौरान वेवलेंथ का क्या रिलेशन होगा, एनर्जी का क्या है और फ्रीक्वेंसी का क्या है। दो चीजें डिक्रीज हो रही हैं, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, लेकिन वेवलेंथ जो है उसमें आपके पास इंक्रीज आ रही है। ठीक होगी बात।
अब ये हमें आइडिया हो गया कि ये जो फोटोन है, ये बात हो रही है ऐसे फोटोन की जो स्कैटर्ड हो चुका है। दिस फोटोन इज कॉल्ड स्कैटर्ड फोटोन। अब इस पूरे सिस्टम के ऊपर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं ना। तब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर बच्चे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही होता है ना कि जो इस पूरे सिस्टम की इनिशियल एनर्जी होगी वो इक्वल टू होगी इस पूरे सिस्टम की किस एनर्जी के, फाइनल एनर्जी के। यानी इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी होगी। इनिशियल एनर्जी भी दो है ना, एक इनिशियल एनर्जी ऑफ फोटोन है और एक इनिशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फाइनल एनर्जी भी दो है, फाइनल एनर्जी ऑफ फोटोन और फाइनल एनर्जी ऑफ कौन सा, इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको लिख लें, इनिशियल एनर्जी आपका दो बन रही है। मैं इसको लिख सकता हूँ ई इनिशियल ऑफ किसकी, फोटोन की इनिशियल एनर्जी, प्लस इलेक्ट्रॉन है तो रेस्ट में लेकिन इसकी भी इनिशियल एनर्जी होगी, जिसको मैंने आपको बताया हम नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रेस्ट मास एनर्जी का। इनिशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी इक्वल टू बन जाएगी फाइनल की अगर हम बात करें तो ई फाइनल ऑफ फोटोन। और ये जो फोटोन आपको पता है आम फोटोन नहीं, अब स्कैटर्ड फोटोन होगा ना, प्लस हम लिख देंगे ई फाइनल ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन हमें पता है कौन सा है, जो रिकॉयल कर रहे हैं। रिकॉयल हम वर्ड बार बार बीट कर रहे हैं, यूज इसीलिए कर रहे हैं कि इसके मोमेंटम में चेंज आ रही है। अब बच्चों अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज से इस इक्वेशन में देखें ना, हमने सबकी डायग्राम के अंदर ही लिखी हुई है ना, तो उन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करते हैं। इनिशियल एनर्जी ऑफ फोटोन की अगर हम बात करें तो फोटोन की एनर्जी जो बनती है वो इक्वल टू HF होती है। इलेक्ट्रॉन की जब वो रेस्ट में होगा उसकी एनर्जी m0c² होगी विच इज कॉल्ड रेस्ट मास एनर्जी। इस तरह जब फोटोन स्कैटर्ड हो चुका है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने F' से डिनोट किया हुआ है, तो एनर्जी HF' हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी बनी थी उसको हमने mc² बोला था विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिविस्टिक एनर्जी। तो ये बच्चों हम लोगों ने इस लॉ के ऊपर सॉरी इस कॉम्पटन इफेक्ट के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर ली है। एनर्जी क्योंकि स्केलर क्वांटिटी थी इसलिए हमें मतलब इस डायग्राम में हम लोगों ने इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व वगैरह नहीं किया। अब हम इसी सिस्टम के ऊपर, इसी डायग्राम के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करेंगे। मोमेंटम क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वहां पर हमें फिर इसके कंपोनेंट्स को बनाने की भी जरूरत पड़ेगी। तो अब हम अप्लाई करते हैं इसी डायग्राम के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके लिए भी मैंने एक छोटी सी ये डायग्राम स्केच की हुई है, इसको हम यूज कर लेंगे। तो अब आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस पूरे सिस्टम के ऊपर हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये वही एक्सेस हम मार्क कर लेते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सेस है, ये नेगेटिव वाई एक्सेस है। और ये वही आपका बच्चों इंसिडेंट फोटोन हो गया। ये जो आपका फोटोन है जिसे हम नाम दे रहे होते हैं किस चीज का, इंसिडेंट फोटोन का। अब क्योंकि हमें मोमेंटम की जरूरत है और हम लोगों ने ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी भी जो फोटोन का मोमेंटम होता है ना किसी भी फोटोन का जो मोमेंटम होगा उसका फॉर्मूला HF/c होता है। किसी भी फोटोन का मोमेंटम का फॉर्मूला HF क्या होगा, c होगा। क्योंकि ये फोटोन अभी मूव किस एक्सिस को लॉन्ग कर रहा है, एक्स एक्सिस को लॉन्ग कर रहा है। ये फोटोन की बात कर रहा हूँ, ये मूव अलोंग एक्स एक्सिस कर रहा है। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो अप्लाई कर रहे हैं ना, ये पहले हम अप्लाई कर लेते हैं इसके ऊपर अलोंग एक्स एक्सिस ही। वाई एक्सिस के लिए अलग से डायग्राम बना लेंगे। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करते हैं इस डायग्राम के ऊपर अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्योंकि ये जो इंसिडेंट फोटोन है ये मूव भी अलोंग एक्स एक्सिस कर रहा है तो इसका जो मोमेंटम होगा ना इसको हम PIX लिखेंगे। PI मीन इसका इनिशियल मोमेंटम, HF/c हो गया। एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये मूव कर रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। और वो हमें ऑलरेडी पता है जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर कोलाइड करेगा और ये इलेक्ट्रॉन हमें पता है किस स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट में है। और ये सब जानते हैं जब कोई पार्टिकल रेस्ट की स्टेट में हो तो उसका मोमेंटम फिर जीरो होगा ना तो अगर हम P इनिशियल ऑफ फोटोन तो हम लोगों ने पता चल गया ना, यानी P इनिशियल फोटोन का जीरो नहीं है।
पी इनिशियल जो फोटोन का आपके पास आ रहा है वो तो HF/c है ना। इस तरह अगर हम पी इनिशियल अलॉन्ग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रॉन का लेना, यानी पी इनिशियल अलॉन्ग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रॉन का लेना चाहें तो इलेक्ट्रॉन का इनिशियल मोमेंटम तो जीरो होगा। क्यों जीरो है इलेक्ट्रॉन का इनिशियल मोमेंटम? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। मोमेंटम mv होता है ना, तो मास तो इसकी है, स्पीड नहीं है, तो जिसकी वजह से इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो की इक्वल होगा। अब जब एक्सरे फोटोन ने इलेक्ट्रॉन के साथ हिट किया है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ रिकॉइल कर गया, फोटोन इस तरफ स्कैटर हो गया, तो फोटोन ने जो इसके साथ एंगल बनाया हुआ विद हॉरिजॉन्टल लाइन, स्कैटर्ड फोटोन, इसको हम थीटा से डिनोट कर लेते हैं, और जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का एंगल है उस एंगल को हम फाई से डिनोट कर देते हैं। क्योंकि हम इसके कंपोनेंट्स बनाना चाह रहे हैं, तो ये जो इसका मोमेंटम होगा, इसका फाइनल मोमेंटम भी तो होगा इस पार्टिकल का। तो अगर हम इसके पी इनिशियल अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ना, अब हम लोगों ने इसका फाइनल मोमेंटम लेना है, लेकिन फाइनल मोमेंटम लेने के लिए हम क्योंकि इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं तो अगर इसका फाइनल मोमेंटम ऐसे हम लिखें ना, तो पी एफ फाइनल मोमेंटम जिसका बनेगा वो बन जाएगा HF'/c होगा ना, यानी HF'/c इसका फाइनल मोमेंटम बन जाएगा। लेकिन हम इसके क्योंकि कंपोनेंट्स बनाना चाहते हैं, तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स बनाएं तो इसका यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हमें इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस कंपोनेंट बनेगा PF का ना, जिसे हम HF'/c बोल रहे हैं, और एक अलॉन्ग वाई एक्सिस बनेगा। अभी हमें इसका ये वाला एक्स कंपोनेंट चाहिए ना, इस जो फाइनल मोमेंटम है उस फाइनल मोमेंटम का हमें एक्स कंपोनेंट चाहिए, यानी पी फाइनल का वो हमें कंपोनेंट चाहिए जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो। और ये बात किस पार्टिकल की हो रही है? फोटोन की। पी फाइनल फाइनल कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और पी स्टैंड फॉर किसके लिए? फोटोन के लिए। तो देखो ये कंपोनेंट, ये इसकी बेस बन रही है ना, तो फाइनल मोमेंटम है कितना? HF'/c है, तो बेस के साथ जो इसका कंपोनेंट आएगा उसमें cos थीटा आएगा ना, तो अब लिख सकते हैं क्या बन जाएगा इसका? HF'/c, और साथ में हम क्या लिख सेंगे? cos थीटा। तो ये इसका वो कंपोनेंट बन जाएगा जो अलोंग किधर आ रहा है? एक्स एक्सिस आ रहा है। पी फाइनल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस HF'/c हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन का जो फाइनल मोमेंटम होगा वो बच्चों m/v होगा। अगर हम मान लें इलेक्ट्रॉन v स्पीड से मूव कर रहा है, तो अब हमें अगेन इस इलेक्ट्रॉन के दो कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो इसके कंपोनेंट्स बनाने के लिए इसके हेड से क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, अगेन इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये एंगल 90 डिग्री हो गया ना, ये इसका बेस होगी और ये इलेक्ट्रॉन का परपेंडिकुलर हो गया। हमें क्योंकि इसका इस वक्त भी अगेन वही कंपोनेंट चाहिए जो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है कितना? mv है ना फाइनल, इसका आपको ये वाला कंपोनेंट चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये इसका बन जाएगा पी फाइनल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। और किस पार्टिकल की भला बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्स कंपोनेंट जो बनेगा, इसके एंगल को आप लोगों ने फाई से डिनोट किया हुआ है, मोमेंटम इसका mv है, तो जो कंपोनेंट इसका बेस के लॉन्ग बनेगा mv तो उसमें आएगा, लेकिन साथ में कॉज लगा देंगे, यहाँ एंगल फाई है तो कॉज के साथ फिर आप लोगों ने फाई लगा देना। आसान बातें, मुश्किल नहीं है। बेस के साथ हमेशा कॉज आता है, फाइनल मोमेंटम होता है HF'/c, तो जो बेस के साथ कंपोनेंट होगा उसमें कॉस थीटा आ गया, थीटा ऊपर वाला एंगल है, इसकी भी बेस बन रही है, इसके फार्मूले में भी कॉज आएगा लेकिन साथ में फाई आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट के फार्मूला में आपका साइन आ जाएगा। इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन भी HF/c होता है, यानी जो इसका इनिशियल मोमेंटम अगर मैं PI भी लिखूँ ना, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन भी HF/c होगा। तो मैंने तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस को HF/c लिख दिया। उसकी वजह यह है कि ये वाला इंसिडेंट फोटोन मूव ही किधर कर रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस है ना, तो जो इसका टोटल इनिशियल मोमेंटम है वही इसके एक्स कंपोनेंट के इक्वल भी आ रहा है। जो इसका टोटल इनिशियल मोमेंटम HF/c है वही कौन सा कंपोनेंट है? एक्स कंपोनेंट के बराबर भी आ रहा है, क्योंकि जो इंसिडेंट फोटोन है वो अलोंग एक्स एक्सिस ही मूव कर रहा है। इसका वाई कंपोनेंट अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर तक, वो जीरो होगा। लेकिन ये जो स्कैटर्ड फोटोन है इसके तो एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा, क्योंकि ये वाला स्कैटर्ड फोटोन मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। तो अब आपको आइडिया हो चुका है कि हम लोगों ने इस डायग्राम के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करना है,
लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जनरली नहीं अप्लाई हो रहा, ये अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई हो रहा है ना। तो आप इसी तरह लॉ अप्लाई करेंगे कि पी इनिशियल हम लिखेंगे जो कि अलोंग एक्स एक्सिस होगा, और फिर हम पी क्या लिखेंगे, फाइनल लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, और दोनों के कंपोनेंट लेंगे, इलेक्ट्रॉन के भी एक्स कंपोनेंट इनिशियल एक्स कंपोनेंट होंगे, और दोनों के हम फाइनल कंपोनेंट भी लेंगे, दोनों के इनिशियल कंपोनेंट भी होंगे, दोनों के फाइनल भी होंगे। तो इनिशियल कंपोनेंट पहले दोनों के अलोंग एक्स एक्सिस लिखते हैं, पी इनिशियल अलोंग एक्स एक्सिस, यानी पी इनिशियल अलोंग एक्स एक्सिस पहले हम ले रहे हैं फोटोन का, फिर लिखेंगे पी इनिशियल अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, ठीक होगी बात, इक्वल टू पी फाइनल एक्स कंपोनेंट फोटोन का, और इसी तरह प्लस पी फाइनल एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, ठीक होगी बात। तो दोनों के एक्स कंपोनेंट का सम और दोनों के वाई कंपोनेंट का सम लिख लिया। अभी हम लोगों ने ऊपर लेबलिंग की है, वहां से मैं देख के डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ जो फोटोन का चौकस बना था वो बना था HF/c, ये इनिशियल कंपोनेंट था। इनिशियली इलेक्ट्रॉन क्योंकि रेस्ट की स्टेट में था तो इनिशियल मोमेंटम इसका 0 था। फाइनल जो कंपोनेंट बना था फोटोन को अलोंग एक्स एक्सिस वो आपके पास बना था HF'/c इंटू कॉस थीटा आपके पास बन गया था, प्लस इस तरह फाइनल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बना था वो आप लोगों ने बनाया था MV cos फाइनल। तो आप लोगों ने इसको लिख देना है MV और कौन सा cos फाइ की फॉर्म में आ गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने रीअरेंज कर लेना है, ये HF/c प्लस 0 HF ही होता है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं ना, HF/c इक्वल टू बन जाएगा, वही पुरानी बात है, HF'/c ऊपर से देख के लिखना है इंटू कॉस थीटा, और प्लस आपका बन जाएगा MV और cos फाइ हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर बी कह लें। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करके एक इक्वेशन ए बनाई है, और अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई किया है, और हम लोगों ने यहाँ से एक इक्वेशन बी भी ड्राइव कर ली है। अब बच्चों हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही पढ़ रहे हैं ना, लेकिन अभी जो अप्लाई हुआ है वो अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई हुआ है। अभी हम अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करेंगे, लेकिन अब जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करेंगे दैट इज फॉर वाई एक्सिस। ये मैंने आप लोगों के लिए वाई एक्सिस के लिए भी ग्राफ से स्केचिंग की है, अब इसकी हम लेबलिंग कर लेते हैं। अगेन ये एक्स प्राइम, ये वाई और वाई प्राइम, प्राइम मीन नेगेटिव एक्सिस। ये बच्चों वही आपका इंसिडेंट फोटोन हो गया जिसे हम बार बार लिख रहे हैं, ये आपका इंसिडेंट फोटोन हो गया, ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। अब हमें पढ़ा था हम लोगों ने कि इसका जो टोटल मोमेंटम है वो एक्स कंपोनेंट के इक्वल है, क्योंकि ये मूव ही अलोंग एक्स एक्सिस कर रहा है। तो अगर ये फोटोन इंसिडेंट फोटोन क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, तो अगर हम इसका इनिशियल वाई कंपोनेंट लिखना चाहें ना फोटोन का, यानी अगर हम फोटोन का इनिशियल वाई कंपोनेंट लिखना चाहें, तो फोटोन क्योंकि मूव ही अलोंग एक्स एक्सिस कर रहा है, तो इसके इनिशियल वाई कंपोनेंट ऑफ फोटोन जो होगा दैट इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों इक्वल टू 0 होगा? बिकॉज दिस फोटोन इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ये फोटोन मूव ही अलोंग एक्स एक्सिस कर रहा है तो इसका इनिशियल जो वाई कंपोनेंट बनेगा दैट इज इक्वल टू 0 होगा। फिर हमने पढ़ लिया था ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रेस्ट में है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर रेस्ट में है तो इसका तो इनिशियल एक्स कंपोनेंट भी 0 होगा, और इनिशियल वाई कंपोनेंट भी इलेक्ट्रॉन का तो 0 ही होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। जो चीज रेस्ट में हो तो उसके एक्स कंपोनेंट भी 0 होते हैं, वाई भी 0 होते हैं ना। वही सिंपल सी लॉजिक है। ये है मोशन में, लेकिन इसका वाई कंपोनेंट क्यों 0 है? ये मूव अलोंग एक्स एक्सिस कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन तो का एक्स कंपोनेंट भी 0 था इनिशियल, वाई भी 0 होगा। क्यों 0 होगा दोबारा लिख भी देता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बच्चों हम मान रहे हैं किस स्टेट में, रेस्ट की स्टेट में। यह सब जानते हैं कौन सा फोटोन है, स्कैटर्ड फोटोन। और हम लोगों ने स्कैटर्ड फोटोन का जो फाइनल मोमेंटम लिखा था वो हम लोगों ने लिखा था HF'/c लिखा था। ये रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो हम लोगों ने फाइनल मोमेंटम लिखा हुआ है वो आपको पता है m/v होता है। हम लोगों ने इनके एक्स कंपोनेंट ले लिए में, अब हमें इनकी जरूरत है दोनों के वाई कंपोनेंट्स हमने बनाने हैं। एक्स कंपोनेंट हम दोनों के ले चुके हैं, अब हमें जरूरत है इनके वाई कंपोनेंट्स की। हमें पता है इसका फोटोन का एंगल थीटा बनता है ना,
ये इसका एक्स कंपोनेंट हम ले चुके हैं, हमें इसका ये वाई कंपोनेंट चाहिए, और इसका जो वाई कंपोनेंट बनेगा पी फाइनल वाई कंपोनेंट किसका बोला, फोटोन का ना, फाइनल वाई कंपोनेंट ऑफ फोटोन। तो ये फाइनल कंपोनेंट है कितना, एच एफ प्राइम बाई सी है ना। तो वाई कंपोनेंट आपको पता है इस परपेंडिकुलर के लॉन्ग आ रहा है, और परपेंडिकुलर के लिए फार्मूले में साइन के साथ थीटा लिखेंगे। तो क्या फार्मूला बच्चों बन जाएगा, एच एफ प्राइम बाई सी, तो हो गया ना एच एफ प्राइम बाई सी, और साथ में आपका क्या चीज आ जाएगी, साइन थीटा आ जाएगा, एच एफ प्राइम बाई सी साइन थीटा। ये फाइनल वाई कंपोनेंट है फोटोन का, परपेंडिकुलर के लॉन्ग आता ही साइन है ना। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल कर रहा है उसके मोमेंटम को, सॉरी उसका जो एंगल है स्कैटरिंग एंगल या रिकॉइल उसका जो एंगल है उसका हम फाई से डिनोट कर रहे हैं, उसका भी आपको ये वाई कंपोनेंट चाहिए क्योंकि एक्स तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन उसके वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन देखें डाउनवर्ड आ रही है। डाउनवर्ड का मतलब है उसके वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव एक्सिस है। तो इलेक्ट्रॉन का अगर हम फाइनल वाई कंपोनेंट लिखना चाहें ना, यानी इसका फाइनल वाई कंपोनेंट किस पार्टिकल का, अगर हम इलेक्ट्रॉन का लेना चाहें, ये पूरा लफ्ज लिखना है, ELCT मैंने लिखा है, आप इलेक्ट्रॉन पूरा लिखेंगे, वो क्या बनेगा, एम बी तो उसमें ही आएगा, लेकिन उसमें साथ में हम क्या लिख देंगे, साइन फाइव बी लिख देंगे। लेकिन हमें पता है इसकी डायरेक्शन जो है वो लॉन्ग कौन सा है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, इसकी डायरेक्शन लॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस है। पॉजिटिव वाई वाला तो जो कंपोनेंट होगा मोमेंटम का वो पॉजिटिव ही लेंगे, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना। लेकिन इस ये जो इलेक्ट्रॉन का कंपोनेंट है फाइनल वाई कंपोनेंट, इसके साथ यहाँ पर हम नेगेटिव साइन भी लगाएंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो लॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो नेगेटिव साइन शोज कि इसकी डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस की वजह से हम नेगेटिव साइन भी लगा रहे हैं। तो अगेन इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करेंगे, लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस अप्लाई होगा ना। तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू होंगे फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस के, यानी पूरे सिस्टम के लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हम अप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों पार्टिकल के इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस और फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस आप लोगों ने लिखने हैं। इसमें अब दोबारा फिलिंग करनी पड़ेगी। इनिशियल मोमेंटम वाई कंपोनेंट ऑफ फोटोन, ये एक दफा बोर्ड में सारा लिखना पड़ता है नहीं सिरे से। फिर इनिशियल वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह आप लोगों ने उधर भी फिलिंग कर देनी है, फाइनल वाई कंपोनेंट ऑफ फोटोन और प्लस फाइनल वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पूरे पूरे आप लफ्ज लिख सकते हैं। इनिशियल वाई कंपोनेंट ऑफ फोटोन बच्चों देखो तो जीरो था क्योंकि फोटोन अलांग वाई से तो जा नहीं रहा। इनिशियल वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको बताया जीरो है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट की स्टेट में है। फाइनल वाई कंपोनेंट ऑफ फोटोन जो हम लोगों ने अभी बनाया है उसके फार्मूला वही था लेकिन उसमें साइन आ जाएगा, तो बन जाएगा एच एफ प्राइम बाई सी इंटू साइन थीटा हो गया। और फाइनल वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमें पता है ये लिखा हुआ है माइनस एम वी साइन फाइव, माइनस की वजह आपको पता है इसकी डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव एक्स, माइनस एम वी साइन फाइव हो गया। क्लियर होगी बात आप सबको। अच्छा, जीरो को जीरो में ऐड करें जीरो ही आ जाता है, तो ये इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, एच एफ प्राइम बाई सी साइन थीटा माइनस एम वी और साइन फाइव। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर सी का नाम दे दें। अब हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई हैं, मैं दोबारा आपको दिखा भी देता हूँ। एक बच्चों ये इक्वेशन ए थी, ये इक्वेशन ए विच इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर इसके बाद ये इक्वेशन बी थी which is the law of conservation momentum along x-axis, and again we have another equation C which is again law of conservation of momentum but along y-axis। अब वो कहता है कि अगर हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करें ना बाय सॉल्विंग इक्वेशन A B एंड C वी गेट, हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास एक रिजल्ट बन जाता है। उस रिजल्ट की हम बात करते हैं कि तीनों जो इक्वेशंस हैं अगर हम उन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट की फाइनल फॉर्म क्या बनेगी। तो 1/f प्राइम इक्वल टू 1/f प्लस h ओवर m0c और 1 माइनस cos थीटा। अब अगर हम इसको बच्चा सोच रहे हैं ना कि सर ये रिजल्ट कैसे आ गया, मतलब ये तो इंटायरली डिफरेंट उन सारों से,
असल में इन तीनों इक्वेशंस को जब हम आपस में सॉल्व करते हैं तो ये काफी सारे स्टेप्स के बाद ये रिजल्ट ड्राइव होता है, यानी ये फार्मूला डायरेक्ट ड्राइव नहीं हो जाता, काफी सारे स्टेप्स के बाद इसकी डेरिवेशन आती है। लेकिन इस फार्मूले की डेरिवेशन हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं है ना, तो इसलिए हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत भी फिर नहीं है, और 10 स्टेप बन जाते हैं। तो कोर्स में क्योंकि इंक्लूड है नहीं इसकी डेरिवेशन, तो इसलिए हम ऐसे ही करते हैं कि हम ये लिख सकते हैं कि ऊपर वाली 3 इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये रिजल्ट हमें हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप लोगों ने बोर्ड में भी ये रिजल्ट डायरेक्ट ही लिखना है, और ये वाली इक्वेशन अक्सर एमसीक्यू में भी पूछ सकता है तो आपको इक्वेशन का आइडिया भी होना चाहिए। पैरामीटर बता देता हूँ, एफ इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी, एफ प्राइम स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी, सी स्पीड ऑफ लाइट, एम नॉट इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा, और थीटा जो है वो स्कैटरिंग एंगल है ना, किसका स्कैटरिंग एंगल है, फोटोन का, ये स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन हो गया, यानी जो फोटोन है उसका स्कैटरिंग एंगल होगा, तो ये थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन हो जाएगा। अच्छा, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन के दोनों तरफ आप ये करें, मल्टीप्लाई बाय कर दें c ऑन बोथ साइड्स। ये जो इक्वेशन है अगर इसके दोनों तरफ हम c से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ यूं बन जाएगा, c बाई एफ प्राइम इक्वल टू हो जाएगा c बाई एफ इक्वल टू, आपके पास जो इक्वेशन ये बन जाएगी, कि सॉरी इसमें एम नॉट सी नहीं आता बल्कि सी का स्केयर होगा, एम नॉट सी स्केयर। अच्छा, एच हम सी से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो एम नॉट सी स्केयर हो गया और 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस इक्वेशन के दोनों तरफ इसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला सी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सी को सी किससे कैंसिल किया तो ये बन गया कुछ सी बाई एफ प्राइम बच गया, इक्वल टू आपके पास हो गया सी बाई एफ है, सॉरी प्लस होगा, सी बाई एफ प्राइम इक्वल टू सी बाई एफ हो गया प्लस एच ओवर एम नॉट सी बच गए और 1 माइनस कोस सीटा की इक्वल हो गया। ये हमारे पास कुछ इस तरह की चीज बनेगी। देखो आप सब जानते हैं जिस तरह v इक्वल टू एफ लेमडा होता है ना, या तो लाइट या फोटोन की बात हो रही है तो v इक्वल टू एफ लेमडा तो नहीं लिखेंगे, c इक्वल टू एफ लेमडा लिखेंगे ना। तो यहाँ से अगर f को इस तरफ लें तो c बाई एफ किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा बन गया ना, c बाई एफ इक्वल टू लेमडा। c तो सब फोटोन के लिए कांस्टेंट होती है ना, तो अगर f के साथ प्राइम लिखेंगे तो लेमडा के साथ भी प्राइम ही लिखेंगे, क्योंकि इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, लेकिन उनकी स्पीड तो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल ही रहेगी ना, स्पीड सेम होगी इंसिडेंट फोटोन की। और अगर पूछते हैं ना स्कैटर्ड फोटोन की क्या चीज सेम है, वेवलेंथ चेंज है, एनर्जी चेंज है, स्पीड सॉरी वेवलेंथ चेंज है, फ्रीक्वेंसी चेंज है, एनर्जी भी चेंज है, लेकिन स्पीड दोनों फोटोन की सेम होगी। एमसीक्यू के लिए भी याद रखना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सी बाई एफ प्राइम लिखा हुआ है, वहां पर हम लेमडा प्राइम लिख सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, ये लेमडा प्राइम हो जाएगा, सी बाई एफ का हम लेमडा लिख देंगे, बाकी वही आगे पुरानी बात, एच ओवर क्या हो जाएगा एम नॉट सी, और ये बच्चों बन जाएगा 1 माइनस कौन सा कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं। लेमडा प्राइम पता है ना स्कैटर्ड एक्स रेज की वेवलेंथ, लेमडा ओरिजिनल या इंसिडेंट एक्स रेज की वेवलेंथ इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी और 1 माइनस कॉस थीटा। ये असल में आपका इंक्रीज इन वेवलेंथ या चेंज इन वेवलेंथ आ गई है, इसी को हम कॉम्पोनेंट शिफ्ट भी आज हमने लेक्चर के शुरू में बोला था ना, एच ओवर एम नॉट सी और 1 माइनस कॉस थीटा आपका हो जाएगा। यही बच्चों फार्मूला है कॉम्पोनेंट शिफ्ट का। यहाँ से दो तीन चीजें बड़ी अच्छी क्लियर हो जाती हैं। ये कॉम्पोनेंट शिफ्ट का फार्मूला ड्राइव हो गया। एक एमसीक्यू बड़ा कॉमन आ रहा होता है कि कॉम्पोनेंट शिफ्ट किस पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड नहीं करती। इस फॉर्मूले में देखें, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ये तीनों चीजें तो कांस्टेंट है। तो कॉम्पोनेंट शिफ्ट ओनली डिपेंड्स ऑन स्कैटरिंग एंगल, ये आप लोगों ने अपने पास बात लिख लें। कॉम्पोनेंट शिफ्ट किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती सिवाय किसके, स्कैटरिंग एंगल पे। तो अगर आप एमसीक्यू आता है ना कॉम्पोनेंट शिफ्ट डिपेंड ऑन, तो आप लोगों ने ऑप्शन में सिर्फ एक ही चीज चूज करनी है, जो कि कौन सी बन रही है, स्कैटरिंग एंगल पे कॉम्पोनेंट शिफ्ट डिपेंड करती है।
इसके अलावा किसी भी और पैरामीटर पे जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो डिपेंड नहीं करती। कॉम्पटन शिफ्ट ओनली डिपेंड ऑन स्कैटरिंग एंगल, कि कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो सिर्फ स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करती है। इसके कुछ छोटे छोटे केसेस बनाते हैं, जो केसेस एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहला केस हम ये बना रहे हैं कि अगर ये थीटा 0 डिग्री हो जाए, वैसे थीटा 0 डिग्री फिजिकल मीनिंग तो इसके ये होंगे ना कि जो आपके पास यू एक्सरे फोटोन आ रहे हैं वो जब टारगेट के में से उन्होंने पास किए तो स्ट्रेट पास कर गए ना, तभी उनका एंगल 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि एंगल विद द हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना। तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है थीटा 0 डिग्री होने की, कि ये जो इंसिडेंट फोटोन है इसने किसी एटम के साथ ऐसा कोई कोलिजन नहीं किया, तभी ये कैसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट में मूव कर रहे हैं ना। तो अगर हम थीटा 0 डिग्री लें तो देखते हैं कि आपका वेवलेंथ में चेंज कितनी आती है। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी और 1 माइनस कॉज ऑफ 0 डिग्री। इन स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री हो गया ना अगर स्ट्रेट पास करें। कॉज 0 पे आप सब जानते हैं किसके बराबर होता है, 1 के। तो कुछ यूं बन जाएगा एच ओवर एम नॉट सी और 1 माइनस 1 हो गया, एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस 1 हो गया। तो डेल्टा लैम्डा बच्चों बन जाएगा एच ओवर एम नॉट सी इंटू 0 हो गया ना। तो यहाँ से जो वेवलेंथ में चेंज आ रही है दैट इज इक्वल टू 0 होगी। इसका मतलब ये है कि अगर स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री होगा तो वेवलेंथ में चेंज 0 होगी। इसके फिजिकल मीनिंग तो फिर यही बनते हैं ना कि वेवलेंथ में चेंज क्यों 0 आ रही है, कि इस इंसिडेंट जो फोटोन था उसने जब टारगेट में से पास किया है तो किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं की, जिसकी वजह से जो इसकी फाइनल वेवलेंथ है और इनिशियल वेवलेंथ आपस में बराबर आई है, जिसकी वजह से वेवलेंथ या एनर्जी या फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आया। इसका सेकंड केस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको जरा ध्यान से देखते हैं। इसमें यूं समझा रहे हैं, सपोज करें ये आपका इंसिडेंट फोटोन है ना, इसने जाकर इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक किया है जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में, ये वो रेफरेंस लाइन है। तो अब वो कहता है कि अगर आपका जो फोटोन है वो इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाए, यानी ये आपका स्कैटर्ड फोटोन हो जाए, इलेक्ट्रॉन से आप यू मान लें इलेक्ट्रॉन इस तरफ रिकॉइल कर भी रहा है, तो इसका ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल हो गया। तो ये वो केस दूसरे में पढ़ा रहा है कि अगर वो ज्यूम कर रहा है कि इफ योर स्कैटरिंग एंगल बिकम इक्वल टू 90 डिग्री, तो फिर कॉम्पटन शिफ्ट कितनी होगी उससे कैलकुलेट करें। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो केस है एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला केस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एच ओवर एम नॉट सी और 1 माइनस कॉज ऑफ 90 डिग्री। कॉज 90 पे 0 होता है, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी बच गया ना, क्योंकि कॉज 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। अब ये जो बच्चों लिखा हुआ है ना डेल्टा लैम्डा, इसको हमने बोला था ये कॉम्पटन शिफ्ट है, डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट है। लेकिन ये जो कॉम्पटन शिफ्ट एच ओवर एम नॉट सी लिखी हुई है, ये कॉम्पटन शिफ्ट है एट 90 डिग्री एंगल। आप लोगों ने याद रखना है जो कॉम्पटन शिफ्ट 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होती है उसको हम एक स्पेशल नेम भी देते हैं कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ, यानी उस कॉम्पटन शिफ्ट को हम एक अदर नेम भी दे रहे होते हैं विच इज कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ। यानी जो कॉम्पटन शिफ्ट 90 डिग्री के एंगल पर होगी दैट कॉम्पटन शिफ्ट इज आल्सो कॉल्ड क्या चीज, कॉम्पटन वेवलेंथ का भी से नाम देते हैं, यानी दैट कॉम्पटन शिफ्ट इज आल्सो कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ का नाम भी देते हैं। तो अगर आपका एमसीक्यू आता है कि किस एंगल पे कॉम्पटन शिफ्ट को कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं, तो कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। फिर एमसीक्यू आ रहा था कि कॉम्पटन वेवलेंथ का फार्मूला क्या होगा, तो हम बोलेंगे डेल्टा लैम्डा एच ओवर क्या होता है, एम नॉट सी इसका फार्मूला बनता है। फिर वो अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछ लेता है, तो अगर हम इसकी वैल्यू बनाएं, इसमें एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम नॉट स्पीड ऑफ लाइट है, सॉरी एम नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसमें वैल्यूज पुट करें तो वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए कि 2.43 इंटू पावर -12 मीटर होती है। तो यूं भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू कितनी होगी, तो 2.43 इंटू पावर -12 मीटर। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 2.43 -12 को हम पीको भी बोलते हैं ना, तो 2.43 पिको मीटर भी कह सकते हैं।
तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, आपको याद भी होना चाहिए कि 90 के एंगल के ऊपर आपको जो जो एमसीक्यू बताए हैं वो आप लोगों ने माइंड में रखना है। फिर इसके बाद एक और बच्चों केस लेते हैं जो कि लास्ट केस इसका होगा। वो ये है कि सपोज करें ये आपका वो टारगेट पड़ा हुआ है, ये आपकी इंसिडेंट एक्सरेज है, ये यहाँ से स्ट्राइक करके बाउंस बैक होगी, यानी स्ट्राइक करने के बाद ये बाउंस बैक होगी। तो अब हमें पता है अब जो एंगल बनेगा जब वो बाउंस बैक हो रही है तो एंगल कितने डिग्री बन गया, 180 डिग्री हो गया। अगर एंगल 180 डिग्री है तो अब डेल्टा लैम्डा कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा लैम्डा बराबर हो जाएगा h/m0c के 1 माइनस कॉज ऑफ 180 डिग्री। कॉज 180 डिग्री पे आप सब जानते हैं -1 होता है, h/m0c 1 माइनस इंटू -1, ठीक है ना। इसका अपना -1 हो गया, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हुए तो 2 बन गया ना। तो डेल्टा लैम्डा बराबर हो जाएगा 2h/m0c। क्या इस कॉम्पटन शिफ्ट को कॉम्पटन वेवलेंथ कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। सिर्फ 90 डिग्री के एंगल के ऊपर जो कॉम्पटन शिफ्ट होती है ना उसको कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं। तो फिर ये क्यों कैलकुलेट करवाई है? ये इसलिए कैलकुलेट करवाई है कि अगर आपके एमसीक्यू आ जाए ना मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट किस एंगल पर होगी, अगर आपका कभी एमसीक्यू आता है ना कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट किस एंगल पर होगी, तो आप लोगों ने याद रखना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट किस एंगल पर होगी, 180 डिग्री एंगल के ऊपर होगी। और अगर उसकी वैल्यू आपसे पूछता है कितनी है तो हम फार्मूले में चूज करेंगे 2h/m0c होगी। या अगर आप इसमें वैल्यूज भी पुट करना चाहें तो आपका जो आंसर बन जाएगा 4.86 इंटू पावर -12 मीटर बन जाएगा। बट दिस इज नॉट कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ, इट इज ओनली कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट का हम इसका नाम देंगे। एट द एंड बच्चों आप लोगों की बुक में पेज 278 पे एक उसने फिगर 18.17 भी बनाई हुई है, 18.17 फिगर है। इस डायग्राम में उसने कुछ ग्राफ्स बनाए हुए। अभी हम उन ग्राफ्स की बात करते हैं। उन ग्राफ्स को मैं थोड़ा सा मैंने ड्रॉ किए हैं, वो हम जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। उन ग्राफ में वो आपको समझाना क्या चाह रहा है। वो जो ग्राफ उसने बच्चों बनाए हुए ये 18.17 डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ जो आपकी बुक में बनी है। अच्छा, ये पहले वाला ग्राफ बुक में नहीं बना हुआ, ये मैंने इसलिए बनाया कि ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। ये जो ग्राफ हमने बनाए हैं इनका वर्टिकल एक्सिस इंटेंसिटी क्या है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वेवलेंथ क्या है। ये हम लोगों ने ग्राफ बनाया है किस एंगल के ऊपर, 0 डिग्री एंगल के ऊपर। और ये 0 डिग्री एंगल के ऊपर ये इस कर्व की पीक है ना, जहां पर कर्व की पीक होगी उसके नीचे हम उसकी वेवलेंथ को नोट करेंगे। जहां पर कर्व की पीक होगी वहां पर हम इसकी वेवलेंथ को नोट करेंगे। यहां पर अगर आपको 1 पीक शो हो रही है, 1 पीक शो होने का मतलब ये है कि जो एक्सरेज हैं उनकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आ रही। जो वेवलेंथ इंसिडेंट एक्सरेज की है वही वेवलेंथ स्कैटर्ड एक्सरेज की है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, भी हमने पढ़ा था थीटा 0 डिग्री पे। मैं भी आपको ना वो केस स्टडी देता हूँ। हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब थीटा 0 डिग्री होगा ना, ये देखें थीटा 0 डिग्री पे वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता। तो अगर यहाँ पर आपको सिंगल पीक बनती हुई नजर आती है ना, इसका मतलब है वेवलेंथ कांस्टेंट है, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो वेवलेंथ में देखिए सिंगल पीक है, हमने प्रूव भी किया था थीटा 0 डिग्री पे वेवलेंथ में चेंज नहीं आएगा। तो आपको सिंगल पीक यहाँ पर शो हो रही है। दोबारा ग्राफ नीचे वाला देखें। अब ये वाला ग्राफ बना हुआ है थीटा 45 डिग्री पे। थीटा 45 डिग्री पे देखें आपको 2 पीक्स नजर आ रही है। ये जो पीक आपको राइट साइड पे नजर आ रही है ना, इस पीक के नीचे देखें मैंने वेवलेंथ को लैम्डा प्राइम मार्क किया हुआ है। लैम्डा प्राइम वो वेवलेंथ है जो कि स्कैटर्ड एक्सरेज की वेवलेंथ है। तो जब मोर देन 1 पीक बने ग्राफ इंटेंसिव वेवलेंथ ग्राफ में, जब मोर देन 1 पीक्स बने इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ चेंज हो रही है। और ये जो पीक्स हमने 2 पीक्स बनाई हैं, ये जो शेप बनी है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री बनी है। तो आप लोगों ने जो इक्वेशन पढ़ी है ना कॉम्पटन शिफ्ट की, ये कॉम्पटन वेवलेंथ का जो आप लोगों ने ये वाला फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, इस फार्मूले में थीटा 45 डिग्री आप पुट करके डेल्टा लैम्डा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई यहाँ पर वेवलेंथ में चेंज आ रही है। तो ये जो राइट साइड पे पीक होती है ना, ये पीक शो कर रही होती है स्कैटर्ड एक्सरेज की वेवलेंथ को। और लेफ्ट साइड पे जो पीक है ये आपके पास एक्स रेज की ओरिजिनल वेवलेंथ की पीक है, यानी दिस इज द पीक ऑफ ओरिजिनल वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज।
तो अब यहाँ से हम लोग जो है वो डेल्टा लैम्डा इसका बाय एक्सपेरिमेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। असल में ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। ये जो ग्राफ है ना, दीज ग्राफ्स आर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक तो हम लोग, मैं समझाता हूँ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे है। देखिए, एक तो हम यहाँ पर थीटा 45 डिग्री पुट करें ना, थीटा 45 डिग्री पुट करके हम वेवलेंथ में चेंज कैलकुलेट करें। थीटा 45 डिग्री, बाकी चीजें आपको पता है, वेवलेंथ में चेंज निकालें। कहते हैं फिर आप ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसके ग्राफ प्लॉट करें, इस पीक के नीचे स्कैटर्ड वेवलेंथ, इस पीक के नीचे ओरिजिनल वेवलेंथ, और ग्राफ की मदद से आप वेवलेंथ में क्या नोट करें, चेंज नोट करें। तो जो आपका आंसर उस फार्मूला से आया होगा वही आंसर आपका यहाँ से भी आया होगा। इससे ये साबित हो रहा है कि जो रिजल्ट्स मैथमेटिकली कॉम्पटन के हैं वही रिजल्ट इसके ग्राफिकली भी हैं। तो इन ग्राफ्स की मदद से एक्चुअली कॉम्पटन ने अपना जो कंसेप्ट था, जो उसने मैथमेटिकल कंसेप्ट दिया था, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की है कि जो वेवलेंथ में चेंज 45 डिग्री पे वहां कैलकुलेट हो रही है, इस ग्राफ से भी वही कैलकुलेट होती है। तो उम्मीद है आपको कंसेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा। ये उसने इंटेंसिव वेवलेंथ ग्राफ बनाया 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे देख लें, ये दोनों पीक्स थोड़ी और वाइडर चली गई हैं। थोड़ी और दूर जाने का मतलब क्या है कि इनकी वेवलेंथ में चेंज थोड़ी और इंक्रीज कर गई होगी। फिर उसने अगेन 180 डिग्री पे प्लॉट किया हुआ है। 180 डिग्री, सॉरी, आपकी बुक में उसने जो प्लॉटिंग की है वो 135 डिग्री पे प्लॉट किया हुआ है। तो 135 डिग्री पे इसके मुकाबले में देखें पीक्स और थोड़ी वाइडर चली गई हैं, मतलब वेवलेंथ में इंक्रीज थोड़ी और इंक्रीज कर गई है। तो आप लोगों ने बच्चों इस ग्राफ्स के बारे में सिर्फ क्या माइंड में रखनी बात, ये ग्राफ्स क्यों बनाए गए हैं, पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। इन ग्राफ्स की मदद से जो कॉम्पटन है उसने अपने फार्मूला की वेरिफिकेशन की है कि वो इस फार्मूला की मदद से जो वेवलेंथ में चेंज कैलकुलेट करता था, उसने इन ग्राफ्स की मदद से प्रूव किया कि ग्राफ से भी आंसर सेम आ रहे हैं। अगर दो डिफरेंट अप्रोच से आंसर सेम आ रहे हो, इसका मतलब होता है कि वो जो रूल या फार्मूला आप डिजाइन कर रहे हैं वो 100% करेक्ट फार्मूला है। एक कंसेप्ट। दूसरा ये कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ पीक्स होती है ना, अगर एक पीक हो तो इसका मतलब है वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आ रही। तो देखें थीटा 0 डिग्री पे एक ही पीक है। जब थीटा आप जो एंगल आपका बढ़ता जा रहा है तो पीक्स दो हो गई है ना, और इन पीक्स के दरम्यान में सेपरेशन भी बढ़ रही है। पीक्स के दरम्यान में सेपरेशन बढ़ने का मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ में जो इंक्रीज आ रही है वो पहले से क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक हो गया बच्चे, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।